Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम क्या होता है तो वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और वहाँ पे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को ख़त्म भी कर लिया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम छोटा सा होता है तो वो एक ही लेक्चर में हमारा ख़त्म हो गया। केमिकल उसके कंपैरेटिवली बड़ा है और आयनिक उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो केमिकल में हमारे कई वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस के बीच में एस्टैब्लिश होता है हम उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जब इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेसेस के बीच में एस्टैब्लिश होता है हम उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो सेटअप हो रहा है बिटवीन केमिकल प्रोसेसेस उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में तो दो तरीके की हमें रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एक होती है रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहले भी कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे। रिवर्सिबल क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, H2 और I2 अगर कंबाइन करके HI बना रहा है और अगर मैं HI को डिकम्पोज कर दूं, अगर मैं क्या करूं HI को डिकम्पोज कर दूं तो वो मुझे वापस क्या दे देगा, H2 गैस और I2 गैस दे देगा। ठीक है, N2 गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जुड़ के क्या बना रही है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का अगर डीकम्पोजिशन मैं कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेसेस की तो क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट हमारे जो बने हैं, जैसे ये प्रोडक्ट बन गया, ये भी क्या करता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके। अब जैसे यहाँ तो सिंगल ही बना है, मान लो अगर सपोज ऐसे होता A + B, ये बना रहा है C + D, तो C और D भी क्या करते, रिएक्ट करते और रिएक्ट करके क्या बना देते, A और B फिर रिएक्ट करके क्या बना देते C और D। तो इस तरीके से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना सकते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कैन आल्सो रिएक्ट विद वन अनदर अंडर सुटेबल कंडीशन टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शंस को क्या, या ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। अब जब इनमें हमने पढ़ लिया कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, तो इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट हमारा जो बना है वो रिएक्ट नहीं करेगा टू गिव बैक द रिएक्टेंट, ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने लिखा है KClO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या कहा जाता है, पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये क्या देगा, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन गैस। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे वापस पोटेशियम क्लोरेट नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन बैक में नहीं आएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो सकता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है, इसको हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो देखिए आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप कंसेप्ट अपने अच्छे से बिल्ड कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, हमारे पास एक फर्नेस है। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये अपने आप में बड़ा स्ट्रांग हमारा कंपाउंड होता है, तो इसको हीट आप ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत ही थोड़ा सा आपने टेम्परेचर ले लिया और हीट करना चालू हो गया और वो रिएक्शन दे देगा। वैसे ही बहुत हार्ड सा सब्सटेंस होता है, तो उसको गर्म करने के लिए भी आपको एक अच्छी
मोटी ताजी चीज चाहिए, जो कि हमारी फर्नेस होती है, भट्टी में हम इसको गर्म करते हैं। और टेम्परेचर जो है उसमें भी इसको काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 1073 केल्विन, 1000 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 1100 केल्विन तक का टेम्परेचर हमारा जा रहा होता है। अब हमने क्या किया, इस फर्नेस को कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर से। मैनोमीटर में क्या है, बराबर लेवल पर, ठीक है, मैं रेड मार्कर से मार्क कर रही हूँ कि बराबर लेवल पर मर्करी फिल है, ऐसे। अब हमने क्या किया, जब धीरे धीरे इसको हीट करना चालू किया तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूटने लगेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, CaO बनाएगा, CO2 बनाएगा। अब CaO क्या है, सॉलिड, तो CaO यहीं पे पड़ा रहेगा, जब बनेगा तो यहीं पे पड़ जाएगा। और जो हमारा CO2 है, मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, और जो हमारा CO2 है वो क्या है, गैस। तो CO2 गैस जो है वो बनेगी धीरे धीरे, और गैस के वेपर धीरे धीरे उड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से लेवल नीचे जाएगा, यहाँ से लेवल ऊपर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से लेवल नीचे जा रहा है और यहाँ से लेवल ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे जितनी ज्यादा CO2 बनती चली जाएगी, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ये लेवल यहाँ से नीचे और यहाँ से लेवल ऊपर अप होता चला जाएगा। एक समय आएगा जब है ना और ज्यादा मरकरी जो है अब वो ऊपर नहीं आएगा, मरकरी का लेवल क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जैसे ही कांस्टेंट हो जाता है हम कहते हैं कि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से हम क्या निकाल लेते हैं, वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान सा टॉपिक था। तो अब यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, हमने देखो क्या कहा कि जब हम किसी सॉलिड CaCO3 को हीट करते हैं किसी क्लोज्ड कंटेनर में, देखो क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, CO2 गैस। अगर आप उसको क्लोज नहीं रखोगे, बंद नहीं रखोगे, ओपन रखोगे, CO2 गैस तो उड़ जाएगी। तो यहाँ प्रेशर कौन लगाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, वो तो वहीं बैठ गया प्रेसिपिटेट बन के। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड CaCO3 को हीट करते हैं क्लोज कंटेनर में, बहुत ही हाई टेम्परेचर याद रख लेना, अच्छा रहेगा, 1073 केल्विन। तो ये डिकम्पोज होता है सॉलिड CaO में और CO2 में। जैसे जैसे CO2 बनती चली जाती है, डिकम्पोज होता चला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा, प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा वेसल के अंदर। As the decomposition of calcium carbonate continues, the pressure goes on increasing. जैसे जैसे ये डिकम्पोज करता है कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे वैसे क्या होगा, CO2 बनेगा, और CO2 जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और उस प्रेशर को हम किससे मेजर कर रहे हैं, मैनोमीटर से। कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी कांस्टेंट 1073 मेंटेन करके रखना है, उससे ज्यादा कम नहीं करना है। तो कुछ समय के बाद जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो हम देखेंगे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, इवन दो सम कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टिल प्रेजेंट। हालांकि अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट कुछ बचा हुआ है, बट फिर भी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो ये किस बात को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करके इसको और इसको बना रहा है, तो ये भी अब आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, CaCO3। दिस कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रेशर टेल्स अस दैट द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। भाई जब ये शुरू में, कॉमन सेंस लगाओ, देखो शुरू में जब तुमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह थी। जैसे जैसे जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, CaCO3 जो है, CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। अब वो धीरे धीरे जगह जो खाली थी वो भर रही है, ऑक्यूपाई हो रही है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बनते चले जाएंगे, स्पेस, खाली स्पेस अब कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो ऑक्यूपाई हो रहा है। मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना चालू कर देते हैं, और जब CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो वापस से क्या बनाने लग जाएंगे, CaCO3। आपने ये देखा, प्रोडक्ट तब नहीं बना, शुरू में नहीं बना, प्रोडक्ट बना जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
मैंने अभी चेक किया, एक्चुअली में वॉल्यूम ढंग से नहीं आ रही है, तो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। वॉल्यूम तो आ रही है बट वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा धीरे आ रही है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक में क्या समझाया। मैंने कहा कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हुआ। तो हमने इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हम बचपन से 10th से सीख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि CaCO3 को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक फर्नेस लिया है जिसे हम भट्टी कहते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर से। तो मैंने कहा कि शुरू में क्या होता है कि जो हमारे पास मरकरी का लेवल होता है वो क्या होता है, इक्वल। शुरू में जो हमारे पास मरकरी रहेगी उसका लेवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे जैसे हम इसको हीट करना शुरू करते हैं हाई टेम्परेचर पे 1073 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे क्या बनाने लगता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यहीं पे पड़ा रहता है और धीरे धीरे CO2 गैस के वेपर बनने लगते हैं। जैसे जैसे CO2 गैस के वेपर बनने लगते हैं वो जाके क्या करते हैं, उस मरकरी के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। शुरू में क्या था, कंटेनर खाली था। धीरे धीरे जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने लगा, वो खाली एम्प्टी स्पेस जो है वो मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई हो रहा है। एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला होगा। कैसे, क्योंकि जो खाली जगह है वो तो सारी भर गई। अब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और जब वो टकराएंगे CaO और CO2 आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CaCO3। अब रिएक्टेंट पहले रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा था या रिएक्टेंट पहले डीकम्पोज होके प्रोडक्ट बना रहा था, अब प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहा। तो एक स्टेज आ जाएगी जब हमें क्या पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब वो कैसे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके लिए हेल्प करता है हमें मैनोमीटर। जैसे जैसे CO2 यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये लेवल यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर आता है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो ये जो हमारा पहले एक लेवल नीचे एक लेवल ऊपर जा रहा था ये कांस्टेंट हो जाता है और इनके डिफरेंस से हम क्या निकाल लेते हैं, वेपर प्रेशर। क्या निकाल लेते हैं, वेपर प्रेशर। तो जो हमारे प्रेशर में कांस्टेंसी आ जाती है उससे हमें पता चल जाता है कि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। अब जो हम एग्जाम्पल समझेंगे, पिछले वाला क्या था, प्रेशर के टर्म्स में हमने समझा था, ये एग्जाम्पल हम कलर के रिस्पेक्ट में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया और आयोडीन के वेपर्स ले लिए। अब जो H2 है और I2 है, इसको हम हीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 717 केल्विन। कितना टेम्परेचर हमने लिया है, 717 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आयोडीन के वेपर्स होते हैं ये वॉयलेट कलर के होते हैं और बहुत ही ना डार्क, एकदम इंटेंस कलर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का वॉयलेट होता है, बहुत इंटेंस कलर होता है, बहुत डार्क कलर होता है। अब H2 हमारी कलरलेस है और I2 हमारा वॉयलेट कलर का है। अब जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, हम इसको हीट कर रहे हैं 717 केल्विन पे, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो H2 गैस है वो रिएक्ट कर रही है किसकी, आयोडीन के वेपर्स के साथ और धीरे धीरे क्या बना रही है, HI। धीरे धीरे क्या बना रहा है, HI बना रहा है। अगर आप ध्यान दो तो मैंने H2 को ग्रीन मार्कर से, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और I2 को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, वॉयलेट कलर तो था नहीं। अब क्या होगा, जब ये HI बनाएंगे तो देखो एक H एक I बना, एक H एक I बना, एक H एक I बना,
तो धीरे धीरे जो कलर की डार्कनेस है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जैसे जैसे HI बनने लगेगा कलर की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। फिर हम देखेंगे अच्छा पहले बहुत डार्क था शेड, अब थोड़ा लाइट हो गया, अब थोड़ा और लाइट हो गया, अब थोड़ा और लाइट हो गया। ऐसे करते करते गायब नहीं होगा, ऐसे करते करते एक समय पे एक शेड पे कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही वो कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, वो शेड कांस्टेंट होगी कि अब इससे लाइट नहीं हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे पहले H2 और I2 रिएक्ट करके HI बना रहे थे, अब HI भी डिकम्पोज होके H2 और I2 बना रहा है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है बट स्टिल कुछ I2 अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका वॉयलेट शेड जो है वो थोड़ा सा अटेन है। इसके मुकाबले लाइट हो गया है बट गायब नहीं हुआ है। समझ में आया? तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब इसकी थ्योरी आप चाहो, ये कुछ बच्चे हैं जो नोट्स मांगते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने नोट ये लिख दिया है कि आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। जब H2 और I2 गैस को हम हीट करते हैं किसी क्लोज्ड कंटेनर में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 717 केल्विन पे, तो ये दोनों रिएक्ट करके HI बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? HI बना रहे हैं। शुरू में क्या होता है कि जो कलर होता है रिएक्शन मिक्सचर का वो बहुत ही डीप वॉयलेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। जैसे जैसे H2 और I2 रिएक्ट करके HI बनाएंगे, रिएक्शन प्रोसीड होगी, कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जितना ज़्यादा H2 और I2 रिएक्ट करेंगे, HI बनाएंगे, कलर की इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। कुछ समय के बाद क्या होगा कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब उसके बाद कलर हमारा और लाइट नहीं हो रहा है, तो जो कांस्टेंसी है किसकी? इंटेंसिटी ऑफ कलर की, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, किस स्थिति को या किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि अरे सिस्टम ने तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो देखिए, ऐसा स्टेट, ऐसी स्थिति जब हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सिस्टम की मेजरेबल मापे जाने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसी कैसी, जैसे कि प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इनके अंदर ना कोई चेंज आता नहीं है, चेंज आना बंद हो जाता है। डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर नोटिसेबल चेंज। शुरू में हो रहा होगा, फिर एक समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कलर जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कलर की शेड लाइट हो रही थी, लाइट होते होते रुक गई। फिर हमने एक क्या पढ़ा था? प्रेशर बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही चला गया, है ना। तो एक समय पे हमें क्या लगता है कि अब इसके अंदर और कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आ रहा है इन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, तो हम कहते हैं कि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे, इजी सा ग्राफ है। एक ग्राफ हम बनाएंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के। मान लीजिए शुरू में हमारे पास कुछ रिएक्टेंट था A और B। अब अगर मैं A और B ले रही हूँ रिएक्टेंट, तो उसके कुछ ना कुछ मात्रा तो होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा। तो मैंने कहा उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, टाइम बढ़ेगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? समय के साथ साथ कम। अब शुरू में प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था, तो प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होगा? 0 से। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट का ग्राफ हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता है, और जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, वहां से हम क्या निकाल लेते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां से क्या निकाल लेंगे हम? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
एक ग्राफ हमारा और बनता है जो हमारा बनता है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम के। अब शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा लिया है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं, उनके अंदर कोलिजन, अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो शुरू में जो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और रिएक्टेंट कंज्यूम होता चला जाएगा, ये ग्राफ हमारा कैसा आएगा, ये वाला ग्राफ हमारा आएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर अब शुरू में प्रोडक्ट बना नहीं था तो प्रोडक्ट क्या था, 0। अब प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी तो रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है, रिएक्टेंट। तो इसका ग्राफ हमारा कैसे आता है, ऐसा, ठीक है। तो एक है हमारा क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक हमारा क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। जहां पे हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन मीट करता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए और इसको मीट करते हुए दिखा दीजिए कि मीट करके।